नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आपके लिए खास पेशकश लेके आए हैं दिवाली गारंटी वाली। जिस बस्तर में कभी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, जिस बस्तर में कभी दिवाली दूर से घर से दूर बाहर निकलना मुश्किल था, उस बस्तर में इस बार खुशियों के दीप भी जले, पटाखे भी फूटे और लाल कॉरिडोर दीपों की जगमग रोशनी से सराबोर हो गया। ये कैसे हुआ? एनडीटीवी के मंच से पीएम मोदी ने बस्तर में दिवाली की स्क्रिप्ट कैसे बताई थी, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे। अनेक जिलों में आज पहली बार लोग आन बान शान के साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं। नक्सलवाद को लेकर नई दिल्ली में एनडीटीवी के मंच से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उसका ट्रेलर दिवाली पर छत्तीसगढ़ में दिखा। नक्सलवाद को लेकर गोवा में आईएनएस विक्रांत से नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसकी पूरी पिक्चर छत्तीसगढ़ में नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने जो एनडीटीवी के समिट में कहा, जो बात आईएनएस विक्रांत से कही, वही बात देश के नाम चिट्ठी में भी दोहराई। ये पीएम मोदी की देश के नाम चिट्ठी है। इसमें लिखा है कि इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश के अनेक जिलों में, दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। ये वो जिले हैं जहां से नक्सलवाद और माओवाद के आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जिन इलाकों में कभी गोलियां गूंजती थी, वहां इस बार पटाखे गूंजे। बच्चों ने दिल खोलकर खुशियां मनाई। पीएम मोदी ने जो गारंटी दी थी, वो इस बार बस्तर में दिवाली के मौके पर 100% सच साबित हुई। कभी ही मीडिया की हेडलाइंस हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये हुआ वो हुआ, एक पूरी बस को उड़ा दिया, इतने सुरक्षा बल के जवान मारे गए। बस्तर ये माओवादी आतंकियों का, नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और अब आज मैं उसी बस्तर का उदाहरण देता हूं। आदिवासी नौजवान बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं और लाखों नौजवान बस्तर ओलंपिक में आकर के खेल के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये बदलाव है साथियों। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे। मोदी की गारंटी कैसे पूरी हुई, इसके पीछे मोदी सरकार का विजन क्या था? कैसे डेडलाइन से पहले नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में आखिरी सांसें गिनने लगा? कैसे बस्तर में पहली बार खुशियों के दीप जले, इसे भी समझिए। छत्तीसगढ़ में नियत निल्लार योजना के तहत नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर 33 नए सुरक्षा कैंप बनाए गए। बस्तर में अभी 60,000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मार्च 2026 तक सुरक्षा बलों के 250 से ज्यादा कैंप खोलने की तैयारी है। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए की योजनाएं तैयार की हैं। इनमें अकेले रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े 43,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश चल रहे हैं।
बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से नक्सल प्रभावित युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा गया। 1143 से ज्यादा युवाओं को बस्तर बटालियन में भर्ती किया गया। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो माथे पर संविधान की किताब लेकर के नाचते हैं ना, वे आज भी ये माओवादी आतंकियों जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनकी रक्षा के लिए दिन रात लगा देते हैं। साथियों, सरकार तो चुनी जाती थी, लेकिन रेड कॉरिडोर में उसकी कोई मान्यता नहीं होती थी। शाम ढलती थी तो घर से बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता था। जो जनता को सिक्योरिटी देने वाले लोग थे, उनको भी सिक्योरिटी लेकर चलना पड़ता था। साथियों, बीते 50-55 सालों में इस माओवादी आतंक की वजह से हजारों लोग मारे गए। कितने ही सुरक्षाकर्मी माओवादी आतंक का शिकार बने। कितने ही नौजवानों को हमने खोया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जहां कभी दिवाली के दिए नहीं जलते थे, वहां खुशियों के दीप जलाने के लिए दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मेगा सरेंडर के बाद यहां नक्सलवाद कितना खत्म हुआ, इसका आंकड़ा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पेश कर दिया। जनवरी 2024 से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद 2100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 1785 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही 477 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर नक्सलवाद के खात्मे का आंकड़ा पेश किया, तो ठीक 24 घंटे बाद पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के मंच से नक्सलवाद के खात्मे और बस्तर में खुशियों की दीपावली की गारंटी दे दी। पीएम ने जो गारंटी एनडीटीवी के मंच से दी, वही बात 20 अक्टूबर को गोवा में आईएनएस विक्रांत से कही। अनेक जिलों में आज पहली बार लोग आन बान शान के साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है। दोस्तों, 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11 सितंबर 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया था। ये सच भी था, क्योंकि तब देश के 100 से ज्यादा जिले नक्सलवाद की चपेट में थे। 14 साल बाद आज उसी नक्सलवाद के समूल खात्मे को लेकर पीएम मोदी खुले मन से गारंटी दे रहे हैं। जो नक्सलवाद देश की सबसे बड़ी समस्या थी, वो नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार की नीति और उसे लागू करने को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प अब रंग लाने लगा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और सरेंडर करने का दौर जारी है। हर दिन नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में देश का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ। इन तस्वीरों को देखिए। देश के इतिहास में नक्सलियों के सबसे बड़े सरेंडर की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें नक्सलवाद के खात्मे का प्रतीक बन गई हैं।
ये उस बदलाव का प्रतीक है जिसका आह्वान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये उस अंजाम का प्रतीक है जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। देश का ये हिस्सा दशकों तक देश के मुख्य धारा से कटा रहा, विकास से अछूता रहा, लेकिन बदलाव की ये बयार नक्सल प्रभावित इलाकों में उम्मीद की एक नई रोशनी लेकर आई है। नक्सलवाद के अंधेरे को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ते ये नक्सली रेड कॉरिडोर के सिमटने की दास्तां बयां करते हैं। पहली बार डर और खौफ से उसके साए से निकलकर विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं। जिन इलाकों में माओवादी नक्सली सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल नहीं खुलने देते थे, अस्पताल नहीं बनने देते थे, बने बनाए चल रहे स्कूलों को बम से उड़ा दिए जाते थे, अस्पतालों को डॉक्टरों को गोलियों से भून दिया जाता था, मोबाइल टावर नहीं लगने देते थे, वहां अब हाईवेज बन रहे हैं। 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के खत्म होने की आखिरी तारीख। अभी डेडलाइन करीब आने में 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन नक्सलियों में सरेंडर करने की होड़ मच गई है। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी और जोनल कमेटी के सदस्यों के अलावा सीनियर ऑपरेटिव लगातार हथियार डाल रहे हैं। 17 अक्टूबर को जगदलपुर में नक्सलियों के सरेंडर करने की तस्वीर कुछ यही बयां कर रही है। नक्सलवाद कैसे अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, उसकी गवाही जगदलपुर की ये तस्वीर दे रही है, जहां 3 बसों में भरकर नक्सली सरेंडर करने आए। एक एक कर हथियार के साथ नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को संविधान की किताबें दी गई। मुख्य धारा में लौटने पर गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया गया। 208 नक्सलियों ने जगदलपुर में हथियार डाले तो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के मंच से पीएम ने भी बता दिया कि जो उनकी सरकार ने संकल्प लिया था वो अब साकार हो रहा है। देश के 125 जिले 125 से ज्यादा माओवादी आतंक से प्रभावित थे और साथियों आज ये संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है। आप जानते होंगे कितना कुछ करना पड़ा होगा और उसमें भी 11 में भी अब सिर्फ 3 जिले ही ऐसे बचे हैं जो सबसे अधिक माओवादी आतंक की चपेट में है। साथियों, बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के मंच पर पीएम मोदी ने नक्सलवाद पर खुलकर बात करते हुए कहा, 2014 के बाद उनकी सरकार ने भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कदम उठाया, जिसका असर दिखने लगा है। साथियों, माओवादी आतंक देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है। मैं देश के नौजवानों को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। मैं बेचैनी महसूस करता था, जुबान पे ताला लगा के बैठा था। आज पहली बार मेरे दर्द को आज आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं उन माताओं को जानता हूं जिन्होंने अपने लाल खोए हैं। उन माताओं की अपने लाल से कोई अपेक्षा थी, आशा थी, या तो वो ये माओवादी आतंकियों के
झूठे बातों में फंस गए या तो माओवादी आतंक के शिकार हो गए। और इसलिए 2014 के बाद हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और मैं देशवासियों को आज पहली बार कह रहा हूं, देशवासियों को संतोष होगा, देशवासी में आशीर्वाद देंगे। जिन माताओं ने अपने लाल खोए वो माताएं हमें आशीर्वाद देगी, देश की शक्ति को आशीर्वाद देगी। पीएम मोदी ने कहा कि नक्सलवाद कभी विकास में बाधा बनता था, जिसकी वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा विकास से कोसों दूर था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है और ये इलाके अब विकास से जुड़ रहे हैं। नक्सली, ये माओवादी आतंकी स्कूल नहीं बनने देते थे इलाके में, अस्पताल नहीं बनाने देते थे। अस्पताल है तो डॉक्टर को घुसने नहीं देते थे। जो बने हुए थे उनको भी बम से उड़ा दिया जाता था। दशक तक विकास की रोशनी से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी वंचित रही। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे आदिवासी भाई बहनों को, दलित भाई बहनों को, गरीब लोगों को उठाना पड़ा। सरकार की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। बीजापुर, बस्तर या जगदलपुर हर दिन नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के सीएम भी लगातार सरेंडर करने वालों की मदद का भरोसा दे रहे हैं। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्य धारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब 17 अक्टूबर को सरेंडर करने से पहले नक्सली हथियार के साथ जंगल पार करते हुए जगदलपुर पहुंचे। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक से करीब 12 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी के उस परी घाट को पार कर कतारबद्ध माओवादियों का एक बड़ा समूह हथियार लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आया। इनमें ज्यादातर वर्दीधारी माओवादी थे। उस परी घाट से ताडोकोट गांव में कुछ देर के लिए आराम कर रहे सशस्त्र माओवादियों का नेतृत्व कर रहे उनके नेता और पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य रूपेश उर्फ सतीश गोपा से संवाददाता विकास तिवारी ने बातचीत की तो परत दर परत हथियार छोड़ने की वजह सामने आने लगी। तो में ही रहेंगे करके हम सोच रहे हैं, जनता के साथ में ही रहेंगे, जनता का समस्याओं को लेकर ही हम काम करेंगे। ये भी सरकार के सामने रखे हमने, यानी सरकार का नज़र में ले गए, यानी ऐसा मौका मिलेगा या नहीं तो फिर आप लोग जनता के लिए काम करने से फिर समस्या है करके उसके संकटन है। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं करके बता रहे। जानते हैं आप लोग, सरकार तो आश्वासन दे रहे, पूरा देश में क्या हो रहा है, इस किस्म का जो जनता का समस्याओं को लेकर जो आंदोलन जहाँ जहाँ चल रही वहाँ सरकार का व्यवहार कैसा है ये तो हम सब जानते। वो समझदारी भी हमें है, जितना आश्वासन देने से वो स्पष्टता भी है। उसी के साथ लड़ना पड़ेगा, कानूनों को इस्तेमाल करके लड़ना पड़ेगा। तो कानून पे भरोसा करते हुए हाँ, अब भरोसा संविधान पे और कानून है, कानूनों में सीमाएं भी हैं, वो भी जानते। कुछ कानूनों में कुछ प्रावधान है जनानुकूल है और सीमाएं भी हैं। उसके लिए कानून में बदलावों के लिए भी लड़ना पड़ेगा और जनता का जनानुकूल और रहना जैसा भी उसमें संशोधन के लिए भी कोशिश करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा जनता। 4 दशक से भी अधिक समय से प्रतिबंधित माओवाद संगठन से जुड़े रहे रूपेश ने बातचीत में आत्मसमर्पण शब्द पर आपत्ति जताई। रूपेश ने कहा कि हम हथियार जरूर छोड़ रहे हैं लेकिन समर्पण नहीं कर रहे। सशस्त्र संघर्ष में विराम है तो ये अल्प विराम है कि पूर्ण विराम है? क्योंकि संघर्ष तो रहेगा बोलने, ऐसा तो नहीं कि संघर्ष है, सशस्त्र संघर्ष का
ये अल्प विराम? आज के लिए तो हम सशस्त्र संघर्ष का विराम दे रहे हैं। नहीं तो पूर्ण विराम है? भविष्य क्या बोलेगा, हमारा भविष्य का परिस्थितियां हमें तय करेगा, तय करते। अच्छा, मतलब फिर से हो सकता है कि सशस्त्र संघर्ष की तरफ कौन क्या कर सकता है, क्या बदलाव आ सकता है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे बोलने से, परिस्थितियां मांग करने से हम क्या करेंगे? हम नहीं करने से दूसरा करेगा। हम नहीं है तो आप करेंगे, या नहीं तो और दूसरा कोई करेंगे, जो नया पीढ़ी आएंगे वो करेंगे। रूपेश ने माओवाद संगठन के अपने उन साथियों से भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की। रूपेश ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में असंवैधानिक तरीके से हथियार पकड़कर जनता के हक में संघर्ष नहीं किया जा सकता। हुए यानी सशस्त्र संघर्ष के जरिए राजसत्ता जो उत्पीड़ित वर्ग के लिए, उत्पीड़ित वर्गों का राजसत्ता सशस्त्र संघर्ष के जरिए आते हैं करके, इसको छोड़ के चुनावों के रास्ते में भी हम राजसत्ता को हासिल कर सकते हैं, जैसा संशोधनवाद की तरफ जाने का संभावना है या ऐसा ही समझने का संभावना है। पार्टी प्रतिष्ठा के लिए समस्या हो जाएगा, इसीलिए पार्टी प्रतिष्ठा को जितना भी नुकसान हो इसको हम बचा के रखना है करके वो कॉमरेड्स वो सोच रहे, कोशिश कर रहे। सरकार का दृढ़ संकल्प और सुरक्षा बलों का नक्सलवाद के खिलाफ लगातार ऑपरेशन ने नक्सलियों को घुटने पर ला दिया है। यही वजह है कि नक्सली अब अपनी जमीन नहीं बल्कि अपनी जान की चिंता कर रहे हैं और सरेंडर कर खुद को बचाने में लगे हुए हैं, जिससे नक्सलवाद अब सिमट रहा है और कुछ ही जिलों में अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तय हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। एक तरफ ताबड़तोड़ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो दूसरी ओर बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में दीपावली पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कह दिया था, इस बार बस्तर दिवाली पर ना सिर्फ जगमगाएगा बल्कि लोग जमकर जश्न भी मनाएंगे। हर तरफ ताबड़तोड़ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में दिवाली पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कह दिया था कि इस बार बस्तर दिवाली पर न सिर्फ जगमगाएगा बल्कि लोग जमकर जश्न भी मनाएंगे। माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिवाली मनेगी। नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर लोग दिए जलाएंगे। दिए जले और खूब जले। न सिर्फ दिए जले बल्कि लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। जगमगाते घर, जलते दिए और आतिशबाजी की तस्वीरें नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा की हैं। दरअसल इस बार नक्सल प्रभावित इलाकों में भी दीपावली का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। दंतेवाड़ा के नकुलनार, बारसूर, पोटाली, कटे कल्याण समेत आसपास के गांवों में आदिवासी ग्रामीण देर रात तक नाचते गाते और एक दूसरे के घरों में लक्ष्मी पूजा का प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। घरों के सामने रंग बिरंगी झालरों और मिट्टी के दियों से सजे आंगन चमक उठे तो आसमान में आतिशबाजियों ने रोशनी बिखेरी। पीएम मोदी ने दिवाली से 3 दिन पहले यानी 17 अक्टूबर को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा था कि इस बार दिवाली पर नक्सल इलाके में दिवाली की रौनक दिखेगी और तस्वीरें सबूत हैं। खेल के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये बदलाव है साथियों। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे।
और मैं आज देशवासियों को, एनडीटीवी के दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। दिवाली के मौके पर नक्सल प्रभावित बस्तर, सुकमा, बीजापुर, राजनांदगांव और गरियाबंद में भी खूब रौनक देखने को मिली। यहाँ पीएम की बातों का इतना असर हुआ कि लोग घरों से बाहर निकले और जमकर खरीदारी की। इसके बाद जमकर दिवाली का जश्न मनाया गया। सालों से कभी दिवाली पर नक्सलियों के डर से जश्न मनाने से डरते थे, वो दिवाली पर झूमते, गाते और दिए जलाते नजर आए। माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों का दखल कम होने के बाद लोगों ने हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया। यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि नक्सलियों के लगातार सरेंडर करने के बाद धीरे धीरे शांति लौट रही है, जिसका नतीजा है कि लोग अब त्योहार डर के साए से हटकर मना रहे हैं। लगातार नक्सलियों के समर्पण और नक्सलियों का जो आसपास बहुत से कांड होते थे, जिसके कारण अभी माहौल धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। तो अंदरूनी क्षेत्रों में भी आसपास के गांव, मैलेवाड़ा, गढ़मिरी, पालनार, इधर आसपास के कई क्षेत्रों के लोग आते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, अभी भी लोग देखिए रोड पर घूम रहे हैं, सभी बच्चे हैं, सारे लोग घूम रहे हैं। आप भी पहले की अपेक्षा बहुत ही खुशनुमा माहौल है इस बार। के पहले आप देखते रहे होंगे कि दक्षिण बस्तर का इलाका काफ़ी माओवाद ग्रस्त रहा है, जहाँ पर दिवालियों को लेकर ज़्यादा प्रतिबंध रहता था हमेशा। इस बार माओवादियों की जो दखल है वो कम हुई है, तो निश्चित रूप से दिवाली भी लोगों की इस बार खुशनुमा है। और जो दिवाली के समय में मार्केट में हमने देखे कि काफ़ी जो पटाखों की बिक्री, उसके अलावा जो रोशनी की आइटम है उनकी भी अच्छी बिक्री। ग्रामीण क्षेत्र में इस बार लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ दिवाली का उत्सव मना रहे हैं, और जो कि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। दंतेवाड़ा के बाद बस्तर संभाग में धूमधाम से दिवाली मनाई गई। बस्तर में आईटीबीपी के जवानों ने जमकर आतिशबाजी की, तो वहीं मुख्यधारा में लौट के नक्सलियों ने भी दिवाली का जश्न मनाया। सरेंडर करने वाले नक्सली दिवाली पर अलग ही अंदाज में दिखे। उधर राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित मोहल्ला मानपुर में आईटीबीपी के जवानों ने ग्रामीणों के साथ पूरे हर्षोल्लास से दिवाली मनाई। इस मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने ग्रामीणों को मिठाई बांटी और उनके साथ पटाखे भी फोड़े। बात कांकेर की करें तो यहां दिवाली के मौके पर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने कई साल बाद एनडीटीवी के साथ दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पहले मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की, उसके बाद जमकर आतिशबाजी कर दीपावली का पर्व मनाया। इस दौरान सभी के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। बहुत खुश है सर, हम लोग उतना साल जंगल में घूमते थे तो और हम लोग शहर में आ गए तो बहुत हम लोग को खुश लग रहा है। अब देखिए आपके हाथ में फुलझड़ी है, फटाके हैं, फटाके आपने फोड़े, अनारदाने आपने फोड़े, कितनी खुशी लग रही है। क्या अब खुले वातावरण में इस तरह की जो पर्व है वो मनाने को आपको मिल रहा है? कभी सोचा था, कभी इस तरह का दिमाग में ख्याल आया कि कभी मैं इस तरह से भी पर्व मना पाऊंगा? हम लोग मतलब बहुत अभी शहर में आ गए सर, हम लोग तो बहुत अभी दिवाली मन रहे, तो बहुत खुश लग रहा है सर हम लोग को। कभी अंदर में दिवाली ऐसी होती थी? ऐसा नहीं होती थी सर। तमाम आपके साथी हैं और ये साथियों के साथ आप दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा पर्व होता है जिसका साल भर इंतजार करना पड़ता है। हाथ में फुलझड़ियाँ थी, आपने फुलझड़ी जलाई, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा है सर, बहुत खुश हैं हम लोग। जो हम लोग अभी इतना साल जंगल में थे, तो दीपावली आने से हमको तो याद आते हैं सर, मेरे को तो परिवार याद आता था। जी अच्छा लग रहा है। कभी पता चलता था कि पर्व कब है कब नहीं है, कुछ जानकारी होती थी? जानकारी उतना नहीं होती थी। तो अब कब जानकारी हुई दीपावली है? आने के बाद जानकारी हुई। तो देखिए दीपावली का उत्साह है, और उत्साह इन्होंने ये देखा कि पहली बार इस तरह से उन्होंने दीपावली मनाई। दशकों तक हिंसा, खून और
दहशत से घिरे नक्सल और नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक सुकमा में भी दिवाली की तस्वीर बदली हुई दिखी। इस बार हिंसा की राह छोड़कर मुख्यधारा में लौटे आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए ये दिवाली बेहद खास रही। एनडीटीवी ने सुकमा जिला मुख्यालय में आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए बनाए गए पुनर्वास केंद्र पहुंचकर जाना कि इस बार उन्होंने कैसे दिवाली मनाई। जंगल में भी दिवाली मनाते, त्योहार मनाए कभी? नहीं। तो अभी दिवाली मना रहे हैं जी। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है जी। बाल बच्चों के साथ सब ठीक लगता है? ठीक लगता है। तो और क्या लग रहा है, क्या जो दिवाली की जो खुशियां हैं, पटाखे वटाखे खरीदे कि नहीं खरीदे? खरीद लिए बच्चों के लिए। ये रंगोली बना रहे हैं, कैसा लग रहा है? दिवाली मना रहे हैं पहली बार। दीदी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जी। और आपका क्या नाम है? रुमझुम। कैसा लग रहा है दिवाली मना रहे रंगोली? अच्छा लग रहा है सर। है ना। आपके पति पहले नक्सल संगठन में थे, अब वापस आके मुख्य धारा में जुड़े हैं। अभी क्या कर रहे हैं आपके पति? पुलिस में है सर। पुलिस में है जी सर। तो दिवाली मना रहे हैं, पटाखे खरीदे? जी सर खरीद लिए। और आपका नाम? पुदिये। जी। और आप बताइए कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। संगठन में थे तो ये सब बनाते थे? नहीं बनाते। तो ये कहाँ सीखे आप लोग? यहीं पे आके? अच्छा बना रहे, लेकिन इसको कोई बताया कि ऐसा बनाते हैं मुझे? एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप एनडीटीवी के साथ। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी।